शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, ये एडिटोरियल बताता है यदि किसी देश में युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, तो इसका असर वहाँ के बच्चों के ऊपर, उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है। शारीरिक रूप से तो प्रभावित हो ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ में उनका माइंड भी प्रभावित होता है इस प्रकार के युद्धों से। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, हाल फिलहाल में अभी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके पहले रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो इसका असर बच्चों के ऊपर कैसा पड़ा है। इजराइल यदि हमला कर रहा है तो गाजा के जो प्रभावित होने वाले बच्चे हैं उनकी डेथ हो जा रही है, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ लोग सरवाइव कर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है? उनकी मानसिक स्थिति तो यही रहेगी कि कैसे ही न कैसे करके आने वाले समय में मुझे बदला लेना है। किसी की भी बात हो, जिसने अपना परिवार खोया है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो तो एक न एक दिन उसके मन में ये आएगा कि मुझे फिर से बदला लेना है। इसी के ऊपर ये फोकस किया जाता है। इसके साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या वो सफल हो पाई हैं इस प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए। जैसे कि हम यदि बात करें कि आज के समय में पूरी दुनिया एजुकेटेड होते जा रही है, इजराइल इतना शिक्षित है, पैलेस्टाइन इतना शिक्षित है, लेकिन क्या ये एजुकेशन इस प्रकार के युद्धों को रोकने में नाकाम रही है या कामयाब रही है? सेकेंड वर्ल्ड वार रुक पाया? नहीं रुक पाया। तो कौन से मतलब की ऐसी शिक्षा जो इस प्रकार के युद्धों को रोक तक ना पाए। अब देखिए, आंतरिक कलह चल रही है, आंतरिक पॉलिटिकल कंपल्सन चल रहा है। Israel's leader have chosen to ignore the message that Maria Montessori had given to the world। यहाँ पर इजराइल के लीडर लोग ये भूल गए हैं, गुस्से के मारे, अपना बदला लेने के मारे इतना ज़्यादा वो लोग एग्रेसिव हो गए हैं कि वो जो सीख है एक राइटर की, मारिया मोंटेसोरी की, इसकी सीख को वो भूल चुके हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मारिया मोंटेसरी की यहाँ पर बात करी जाती है, ठीक है, कि ये भी जो है काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिजॉल्व टू फिनिश ऑफ हमास बाय बॉम्बिंग गाजा। मारिया मोंटेसरी का कहना है कि ये तो चलो ठीक है कि आप हमास को ख़त्म करना चाहते हैं गाजा में बम धड़ाका के माध्यम से। उन्होंने एक क्लासिक्स की रचना करी थी जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड एंड द एब्जॉर्बेंट माइंड। इस नाम से उन्होंने एक रचना करी थी, लेकिन उन्होंने कुछ सम हार्ड हिटिंग लेक्चर भी दिए थे वार एंड पीस को लेकर के 1930 के दशक में। इसको कलेक्ट किया गया था अंडर द टाइटल एजुकेशन एंड पीस के माध्यम से। ये सारे जो स्पीचेस होते हैं ये एलोबरेट करते हैं, विस्तार से बताते हैं उसकी लाइफ लॉन्ग मिशन को, कि कैसे करके वर्ल्ड को आप बना सकते हैं, और इन सारी चीज़ों के महत्व को समझें अर्ली इम्प्रेशन के माध्यम से। और उन्होंने फोकस किया था जब भी कोई बच्चा वायलेंस के साथ में रहता है, वायलेंस को फेस करता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कलेक्टिव हो, कुल मिलाकर के मोशन प्रोवाइड करता है साइकिल ऑफ रिवेंज को। बदले की भावना का जो साइकिल है उसके मन में उठते जाता है। मोंटेसरी के तर्क बताते हैं कि ये बचे हुए लोग श्री नेतन्याहू की आशा को मूर्खतापूर्ण साबित कर देंगे। अब यहाँ पर राइटर का कहना ये है, चलो ठीक है, आप तो सोच रहे हो कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने वायलेंस को फेस किया है, ये बचे हुए जो लोग हैं ना, फिर से तैयार होंगे और नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इलियास कैनेटी की भी यहाँ पर बात करी जाती है। इलियास कैनेटी के द्वारा भी इसी प्रकार का आर्गुमेंट दिया जाता है। तो ये जो इलियास कैनेटी हैं, ये ज्यूइश फिलोसफर एंड राइटर माने जाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था क्राउड्स एंड पावर। इन्होंने जो
बच्चे का माइंड है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। केनेडी ने पॉइंट आउट किया है कि जो रिवेंजफुल थॉट के सीड होते हैं, दैट एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस लॉजेस इन यंग माइंड, इस प्रकार के जो बीज हैं ना वो यंग माइंड में ही भरे जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ में विकसित होते हैं। ये अवस्था बहुत ही खतरनाक रहती है इस प्रकार के विचारों के लिए। जब कोई बच्चा एडल्ट होता है, द रेजिस्टेंस म्यूटेड इनटू रेबेलियन इन मैनी केसेस। यहाँ पर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, मुझे रोकना है, मैं एकदम रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, ये चीज़ क्या है, रेबेलियन में कन्वर्ट हो जाती है बहुत सारे केसेस में, ऐसा राइटर का कहना है। रीज़न की यदि हम बात करें, ज़्यादातर जो एडोलसेंस में हम वायलेंस देख रहे हैं, वहाँ पर जो वायलेंस में ये चीज़ इंडक्ट हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, इसके कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कुछ टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस को, ये एक ग्राउंड क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा गरीबी भी एक प्रकार का फैक्टर रहता है, जिसके चलते चलते ये जो बच्चे हैं वो वायलेंट रोल अदा कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, हिंसक बन सकते हैं। एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी नेपाल में। संजीव राय ने प्रेजेंट किया है एक इंटरव्यू को कुछ बच्चों के साथ में, चाइल्ड सोल्जर्स के साथ में, जो कि बाद में विक्टिम बन जाते हैं ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं यूनिसेफ के माध्यम से, इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे करके ये आखिर कितना डिफ़िकल्ट है कि आप जो है किसी बच्चे को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, पुनर्वास कर सकते हैं, जिसने एक्सपीरियंस किया था या फिर पार्टिसिपेटेड किया था वायलेंस में इनटू सिविक लाइफ। उस बच्चे को सिविल लाइफ में फिर से वापस लाना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। यूनिसेफ की बहुत सारी रिपोर्टें ऐसा बताती हैं। इजराइल की तरफ से जो बदले की भावना ली जा रही है गाजा के ऊपर, इसके बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं। पहले नंबर की बात है जो कि आसानी से प्रिडिक्टेड करी जा सकती है, वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन पैलेस्टाइन चिल्ड्रन, स्पेशली एडोलसेंट की हम बात कर रहे हैं। जो किशोर बच्चे हैं, इनके ऊपर काफ़ी गलत असर इसका पड़ने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, हमले में मारे गए हैं। कुल मिलाकर के आज के समय में जो टेलीविज़न है, स्ट्रीट में पड़े हुए लोगों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो कि बिल्डिंग के ढह जाने से उसके मलबे में दब गए हैं। अब ऐसे लोग जो कि सरवाइव कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजराइल की आर्मी की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि आप जो है साउदर्न पार्ट ऑफ गाजा में चले जाइए, मस्ट बी फेसिंग एन ऑफुल अनसर्टेनिटी। अब इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनके बारे में इनको बिल्कुल भी नहीं पता है। यहाँ पर ऑफुल वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है भयानक। उनका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद में उनके माँ बाप के साथ क्या गुजरेगी, कितना वो रिकवर हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें तो अभी हम बिल्कुल नहीं जानते। द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट ऑल सेम्बिलेंस ऑफ चाइल्डहुड, ऐसा बच्चा, उसके बारे में बात करिए जिसने चाइल्डहुड की सारी झलक ही छोड़ दी है। विल फुलफिल मॉन्टेसरीज वर्स्ट प्रोफेसी, और वही बच्चा फिर इस प्रकार से मॉन्टेसरी जो चीज़ कहती हैं उस चीज़ को वो लागू करने की कोशिश करेगा। वहीं यदि हम बात करें द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, मॉन्टेसरी की तरफ से जो बात करी जा रही है उसमें क्या क्या है, राइटर ने अंडरलाइन किया है रोल ऑफ पीसफुल सर्कमस्टांसेस इन चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, ठीक है। यदि हम बात करें कि चाइल्ड के पालन पोषण में पीसफुल सर्कमस्टांसेस का कितना महत्व हो सकता है, पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था 1936 में। ये किताब प्रेजेंट करती है उनकी थीसिस को, एंड ऑल मेजर इंडिविजुअल एंड जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हैव देयर रूट इन चाइल्डहुड, सारी की सारी जो समस्याएं हैं बचपन से ही पैदा हुई हैं। कुल मिलाकर के मॉन्टेसरी अकेली राइटर ऐसी नहीं है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं।
लेकिन इन्होंने डेवलप किया है इस चीज़ को एक फुल स्केल के पेडागोजिक फिलॉसफी में एंड स्ट्रेटजी में। इसके माध्यम से जो सोसाइटी है एंड जो सरकार है ये ब्रेक कर सकती है साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेस ऑन चिल्ड्रंस माइंड एंड बिहेवियर को। बच्चे का जो माइंड का बिहेवियर है और जो सरकमस्टांसेस पैदा हो रही हैं उस साइकिल को भी ब्रेक ये चीज़ कर सकती है। लेकिन देखा जाए आज के समय में यहाँ की सरकार बहुत गुस्से में है, इंटरनल पॉलिटिकल कंपल्सन चल रहा है। इसकी चलते चलते इजराइल के जो लीडर लोग हैं, कंपल्सन्स मतलब होता है मजबूरियाँ, इन्होंने इग्नोर कर दिया मॉन्टेसरी के मैसेज को, जिन्होंने हॉरिफिक ग्लोबल वार के टाइम पीरियड में अपनी थ्योरी दिया था। इसके बाद इंटरवार मूवमेंट की बात करी जाती है। इस प्रकार का जो मूवमेंट रहा था ये भी ठीक वैसा ही था, वार को रोकने को लेकर के। मॉन्टेसरी एक पार्ट हुआ करती थी इंटरवार मूवमेंट का, जिसको इनिशिएट किया गया था एजुकेटर ऑफ द टाइम फॉर यूजिंग एजुकेशन टू फाइट द कल्चर ऑफ वार। इसमें बोला जा रहा है कि एजुकेशन का इस्तेमाल करके वार की जो कल्चर है इसको ख़त्म करिए। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसमें इन्वॉल्व रहे थे इस इंटरनेशनल इफोर्ट में। चूँकि ये प्रिवेंट नहीं कर पाया था सेकेंड वर्ल्ड वार को, तो ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी पीछे रह गया था, रिच लेगेसी के आइडिया के पीछे रह गया था। वहीं यदि देखा जाए एक एस्पेक्ट है इस लेगेसी का इज़ टू वरी अबाउट चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन वार इन इन्फेस्टेड वर्ल्ड। एक चीज़ जो सीख सकते हैं यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इस प्रकार से जो वार वाली दुनिया में बच्चों की ग्रोथ हो रही है, बच्चे जो बढ़ रहे हैं, उनके बारे में तो कम से भी कम हमें चिंता करने की ज़रूरत है। इसके बाद बताया जा रहा है कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इसी ने गाजा बैटल को पूरी दुनिया में फैला दिया है। आप देखते हैं इजरायली सिविलियंस की किलिंग हुई थी हमास के द्वारा शुरुआत में ही, आप देखते हैं अक्टूबर में। इसके बाद हार्ट रेंडरिंग सीन्स देखे गए हैं ह्यूमन मिजरी का, जो कि इजराइल के आर्म फोर्सेस के द्वारा किया गया है गाजा में। यहाँ पर हर जगह बच्चे दिखाई देंगे, कुछ तो नवजात बच्चे यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ तो बहुत से हज़ारों बच्चे ऐसे हैं मासूम जिनकी जानें गई हैं। आगे बात करी जाती है क्या हम एजुकेशन के माध्यम से इस प्रकार की जो वायलेंट इमेजरी है इसको चेंज कर सकते हैं। वहीं यदि प्रिंसिपल रूप से देखा जाए एजुकेशन के पास में पोटेंशियल है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन है आज के समय में एनर्जी से बिल्कुल खाली है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हार्नेस की दिस पोटेंशियल। हार्नेस मतलब होता है दोहन करना। इसके पास में पोटेंशियल है तो इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट वाली बात यह है, यदि हम फ्रस्ट्रेशन की बात करें, निराशा की बात करें, आज के समय में एजुकेशन के प्रति पूरी दुनिया में छाई हुई है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर पाएगी पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ डेंजरस आइडियोलॉजीज़ को। जो डेंजरस आइडियोलॉजीज़ हैं उनकी जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इसको रोकने में एजुकेशन नाकाम रही है। इसके साथ ही साथ लोग निराश हैं एजुकेशन को लेकर के हाल के सालों में यदि देखे जाए तो। रशिया का जो वार रहा था यूक्रेन के साथ में एंड द ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन चल रहा है अभी गाजा और यूक्रेन के बीच में, इसने सीरियसली क्वेश्चन उठाया है पावर ऑफ एजुकेशन को लेकर के। इसी मामले में रशिया, इजराइल, अमेरिका ये मोस्ट एजुकेटेड नेशंस माने जा रहे हैं दुनिया में, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं पीस स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। यही सारी दोज कंसर्न अबाउट चिल्ड्रन इन पैलेस्टाइन विल हैव ए टच टाइम डिसाइडिंग देयर फ्यूचर कर्स ऑफ एक्शन। खुद यहाँ पर इजराइल के एजुकेशन सिस्टम की बात करी जाती है कि इजराइल में खुद आप देखेंगे इजराइल ने यहाँ पर पीस बिल्डिंग रोल बिल्कुल एजुकेशन ने यहाँ पर पीस बिल्डिंग का रोल बिल्कुल भी अदा नहीं किया है। 2 दशक पहले की बात करें, राइटन ने अटेंड किया था एक वर्कशॉप जो कि पीस एजुकेशन के ऊपर था जेरूसलम में। यहाँ की जो हेड मिनिस्ट्रीज थी स्कूल की फॉर
Palestinian children in Old Jerusalem was invited to talk us। इनको बुलाया गया था कि वो हमारे साथ में बातचीत करेंगे। अब मैं उनकी स्कूल को विज़िट करना चाहती थी, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाए थे सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के। बच्चे स्कूलों में टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे थे, प्रेजेंटिंग ए वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ पास्ट फ्रॉम द वंस आई हैड सीन इन द स्कूल। मैंने इतिहास में क्या देखा उस चीज़ को नहीं पढ़ाया जा रहा है, एकदम अलग ही पिक्चर दिखाई जा रही है जेरूसलेम यूनिवर्सिटी के कैंपस में। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर भारत की जीडीपी की बात हो रही है, भारत की इकोनॉमी की बात हो रही है कि भारत आने वाले समय में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन इसका फ़ायदा किनको मिलेगा? यदि हम रियल में बोल रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से लोगों की लाइफस्टाइल में, पार्टिकुलरली जो निचला तबका है, उनके जीवन में कैसे सुधार आए हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे अन्य जो विकसित देश हैं, जिनकी देश की इकोनॉमी बढ़िया खासी बढ़ रही है, उस पोजीशन में जो देश रहा है, यदि भारत उस देश की पोजीशन ले लेता है, जैसे जापान यदि आज के टाइम में तीसरे नंबर में है, भारत यदि तीसरे नंबर में पहुंच जाता है, तो उस देश के नागरिकों में किस प्रकार से चेंजेस आए हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कैसा चेंजेस आया है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। इंडिया देखा जाए तो विश्व की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2028 में, लेकिन यहाँ की जो 80 करोड़ जनता है तब भी सरकार की फ्री फूड ग्रेन स्कीम को प्राप्त करने के लिए वेट कर रही है, तब जाकर के भारत अपने गरीबों का पेट भर पाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत विकसित हो गया है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो 5 ट्रिलियन की है, यदि अभी भी गरीब लोगों के पेट भरने के लिए सरकार को मुफ्त में राशन देना पड़ जा रहा है। तो अब हाल फिलहाल की यहाँ पर बात करी जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, तब उन्होंने घोषणा किया था कि केंद्र सरकार, जबकि ये जो स्कीम है वो केंद्र सरकार की है, ये कोई स्कीम छत्तीसगढ़ के बीजेपी की पार्टी की कोई स्कीम नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी जीत को इंश्योर करने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम का सहारा लिया। उन्होंने लोगों को कहा है कि यदि आप बीजेपी को जिताओगे तो हम गरीब कल्याण अन्न योजना को आने वाले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। मतलब आप ऐसे चुनाव के टाइम में इस स्कीम को लागू करना चाह रहे हैं जब आने वाले टाइम में चुनाव है, राज्यों का भी चुनाव है, इसके साथ ही साथ में लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। तो सीधी सी बात यही है कि इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। लास्ट वीक में देखा जाए इलेक्शन की रैली में जो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि वो एक्सटेंड करना चाहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। एक स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है 5 kg ऑफ फूड ग्रेन फ्री फॉर एवरी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, फ्री फॉर एवरी 5 kg, एक सदस्य को 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफ्सा के अंतर्गत लाभार्थी जो व्यक्ति हैं, उनको ये 5 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। मतलब ऑलरेडी से यदि आपको 5 किलो मिल रहा है तो इसमें 5 किलो सरकार और एक्स्ट्रा दे रही है। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने आने वाले 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया है, और सरकार कह रही है कि आने वाले समय में हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंडियंस का जो इतना बड़ा हिस्सा है, क्या तब भी वो हंगरी ही रहेगा, भूखा रहेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद भी? यहाँ पर ये क्वेश्चन
खड़ा होता है। और यदि गरीब लोगों की भूख इससे भी नहीं ख़त्म हो रही है तो ये किसकी भूख को मिटाने की काम कर रही है जीडीपी? आखिर इससे फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है? इसके बाद यहाँ पर बात करी जाती है जापान। जापान जिस पोजीशन में रहा है वो वाली पोजीशन यदि इंडिया को मिल जाती है तो ठीक उसी प्रकार के बदलाव इंडिया में भी आने वाले हैं जैसा जापान ने फेस किया है। आज के समय में जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है जीडीपी के मामले में विश्व में। लेकिन जापान में हम देखते हैं डेथ जो रहा है, ए डेथ बाय सुसाइड एवरी 20 मिनट। जापान में बोला जा रहा है कि हर 20 मिनट में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। साथ ही लगभग 15 लाख जापानीज ऐसे हैं जो अपने घर को नहीं छोड़ पाए हैं काफ़ी लंबे समय से। ए फॉर्म ऑफ सीवियर सोशल विथड्रॉल नॉन एज हिकिकोमोरी। यहाँ जो सोशल टर्म इस्तेमाल में लाई गई है इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो टर्म का नाम है वो है हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी का मतलब है कि आप लंबे समय से फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं। ओल्ड पेरेंट्स की बात करें, ओल्ड पेरेंट्स रेंट एक्ट्रेसेस who come on Sunday to call them mom and pop because their own daughter do not visit anymore। आज का समय ऐसा हो गया है कि घर में कोई रह रहा है, लड़के बच्चे बाहर हैं, बाहर कमाने दमाने गए हैं, घर में खाली माँ बाप हैं, किराए से दे दिए हैं। किराए में जो लोग रह रहे हैं आप उनको ही अपना परिवार मानना पड़ जा रहा है आपको। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि अपनी फैमिली से लोग बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद कोदुकुशी की बात करें, कोदुकुशी मतलब लोनली डेथ। लोनली डेथ की भी घटनाएं काफ़ी सारी यहाँ पर हो रहे हैं। हर दिन नए नए लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी डिस्कवरी हो रही है इन टीनी अपार्टमेंट डेज और वीक्स आफ्टर दे डाइड। ख़त्म हो गए हैं, हफ्ता भर बाद पता चल रहा है कि कोई ख़त्म हो गया है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको कोदुकुशी या फिर लोनली डेथ के रूप में जान रहे हैं। ये चीज़ भी हमको जापान में देखने को मिल जाती है। और भी थोड़ा यदि हम बात करें जापान की इकोनॉमी की हिस्ट्री कैसी रही है तो लगभग देखा जाए 40 साल तक जापान विश्व का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता था और ये बहुत ही पावरफुल था मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट के मामले में। लेकिन 2008 के बाद वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसके बाद जापान की जो इकोनॉमी है ना डाउन में चली गई। जापान की पॉपुलेशन अब कम खर्चा कर रही है। कम खर्चा करने के चलते चलते सरकार का जो एक्सपोर्ट है घट गया है एंड गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव है वो भी सूख गया है, कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, चाइना एंजॉय कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग बूम को। आज भी उसके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एकदम धड़ाधड़ चल रही है। एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है और तो और चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं एक तो सस्ते होते हैं, जाहिर सी बात है आपको वो चीज़ मिल जाता है जो आपको कम पैसे में चाहिए। अब यदि हम रैंक की बात करें, जापान के साथ में ऐसी घटना हो रही है तो इसकी जो रैंक है वो कम होते जा रही है। जापान ने दिखाया था रिमार्केबल ईगो फ्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। फिर भी देखा जाए तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कैसे लोग ये मैनेज कर रहे हैं। मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात करें, चाइना कुड ओनली बी गुड फॉर जापान्स एक्सपोर्ट। जापान के एक्सपोर्ट के लिए जापान ने क्या सोचा था कि चाइना के साथ में अपने को ट्रेड करना चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या है इसकी, हमारे लिए इतना बड़ा मार्केट है चाइना, तो एक काम करते हैं हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं और हम हमारे एक्सपोर्ट को चाइना भेजते हैं। आज के समय में देखा जाए चाइना जापान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है, प्रूविंग दैट इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इट प्ले टू एम्ब्रेस यूर मेन कॉम्पिटिटर। आज के समय में जापान के लिए चाहे इंडिया के लिए हो, चाइना मेन कॉम्पिटिटर के तौर पर
उभर करके आ रहा है, जबकि आप कहते हो कि हम विश्व गुरु हैं, ग्लोबल टीचर अपने आप को बोलते हो। तो ये जो ईगो फ्री एक्टिविज्म रहा था, इसने इंश्योर कर दिया कि जापान हैज़ हेल्ड ऑन टू द थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। ये सारी चीज़ें हैं जिसने निर्धारित कर दी थी कि आने वाले 14 साल में जापान थर्ड नंबर पर ही रहने वाला है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि सरकार क्लेम कर रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है एकदम तेज़ी के साथ में, जैसे सुनामी तेज़ी के साथ में बढ़ती है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारी देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन का टारगेट हम हासिल कर लेंगे, तो ये जो डॉलर इतने $ट्रिलियन का हम हासिल करेंगे, तो इससे हमारे जो 80 करोड़ लोग हैं, तब भी आप जो है उनको फ्री में राशन दे रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या आप उन लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं? क्या इकोनॉमी के बढ़ने से गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा? यहाँ पर क्वेश्चन यही खड़ा होता है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसकी यदि हम बात करें तो ये डिपेंड करती है कैपिटल के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, लेबर के ऊपर। एंड डाटा ये बताता है कि पाँचवें चौथे व्यक्ति की बात करें, इंडियंस की बात करें, द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज़ ए ब्रिज टू फार। लेकिन यहाँ पर यदि हम प्रत्येक चौथे पाँचवें व्यक्ति के हिसाब से देखें तो इन सब मामलों में काफ़ी डेटा हमारा पिछड़ जाता है। कैपिटल के हिसाब से यदि हम बात करें 2021 में 1% ऑफ पॉपुलेशन आउंड अबाउट 41% ऑफ नेशंस वेल्थ। यहीं पर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मात्र 1% जो जनसंख्या है भारत की, उसके पास में 41% हिस्सा है वेल्थ का इंडिया का, जबकि 50% के पास में मात्र 3% हिस्सा है इंडिया के पास में जितने भी रुपया पैसा है उसका। ये डेटा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं यदि हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट की बात करें तो यही डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि भारत की आधी जनसंख्या के पास मात्र 3% पैसा है। मात्र 1% लोगों के पास में भारत का 41% पैसा मौजूद है। अब इस प्रकार का एनवायरनमेंट मौजूद है और हम ये सोचें कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रॉफी उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो गैप बन रहा है इसको कैसे करके हम फिल कर सकते हैं। अब सरकार जीएसटी लेकर के आई थी, तो जीएसटी से कमाई किसकी हो रही है? कौन व्यक्ति ज़्यादा जीएसटी पे कर रहा है? यहाँ पर सोचने वाली बात ये आ जाती है। लगभग 64% टोटल जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ये आ रहा है सबसे गरीब लोग की बात करें तो सबसे गरीब लोग इतना % हिस्सा दे रहे हैं जीएसटी का। एंड जो टॉप 10% लोग हैं मात्र वो 3% हिस्सेदारी दे रहे हैं जीएसटी में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गैप पैदा हो जाता है। वहीं उसी समय में देखा जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर की बात करें, जो कि ग्रोथ का एक और ड्राइवर माना जाता है, ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है ड्यू टू ड्यूबियस एजुकेशन एंड स्किल अटेनमेंट। अब हमारी जो ग्रोथ है, किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है, चाहे कंपनी बोलें चाहे देश बोलें, वो इस बात पर निर्भर करती है कि काम करने वाले के पास कितने स्किल अवेलेबल हैं, कितना एजुकेशन अवेलेबल है। उस प्रकार से ही इंडिया की जो जीडीपी है या फिर कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को डिजिटल शिक्षित करिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, तब जाकर के अपना प्रोडक्शन बढ़ सकता है। गवर्नमेंट ये अच्छी तरह से जानती है कि जो अमीर व्यक्ति हैं ये पोल पोजीशन की तरफ में मूव कर रहे हैं।
टू डिलीवर $5 ट्रिलियन टारगेट जस्ट बिफोर द 2029 जनरल इलेक्शन। इसके बाद यहाँ पर बात करी जाती है कि सरकार ये जो गारंटी ले रही है कि भाई इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आने वाले 5 साल में, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ इश्यूज़ हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए वो कितनी है, $2400 है। इंडिया की जो रैंकिंग रही है 149 में, 149 पोजीशन 194 कंट्रीज़ में सन 2022 में। तभी से लेकर के देखा जाए जो पर कैपिटा इनकम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स हो जाता है, महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशंस वेलबीइंग में। वहीं यदि हम देखें जापान की तो जापान की है 34,000 और इंडिया की है 2,400। पर कैपिटा इनकम मतलब पूरी देश की इनकम कितनी है उसमें आप भाग दे दीजिए भारत की जनसंख्या का, यहाँ से आपकी पर कैपिटा इनकम निकल करके आ जाती है। इसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन जीडीपी डॉलर को हम एक्सेस करें, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो ये जो कंडीशन है अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाली या फिर इनइक्वालिटी इंडेक्स वाली, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, इनइक्वालिटी इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जनरेट किया जाता है, इसमें 0 से लेकर के 100 नंबर दिए जाते हैं। हाई वैल्यू इंडिकेट करता है कि आपके यहाँ पर जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम है। वहीं यदि बात करें हम चाइना एंड जापान की, यहाँ पर इलिगेटेरियन वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है समतावादी, समानता। इंडिया एंड चाइना के चाइना और जापान के ऊपर जो अध्ययन किया गया है 50, इससे पता चला है कि इनको जो नंबर है 50 से भी ज़्यादा मिले हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक फॉर्च्यून प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम समान तरीके से, जबकि इंडिया को मिला है नंबर मात्र 21.9।